नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखे होंगे। देखिए, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, क्योंकि आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से भी ज़रूरी है स्वास्थ्य पहले। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, तो आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। समझ रहे हैं आप बात? इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिए और उसके बाद पढ़ाई करिए हमारे साथ। हम लोग अपना बैच चल रहा है यूपी स्पेशल का, जिसमें 2 कक्षाएं कर चुके हैं। पहली कक्षा हमने किया था उत्तर प्रदेश राजनैतिक, दूसरी कक्षा की उत्तर प्रदेश भौगोलिक प्लस उत्तर प्रदेश की जलवायु, साथ में कंबाइन कर दिया था। आज की क्लास है हमारी, आपने थंबनेल देखी है, नदियों पे है। उत्तर प्रदेश की नदियां, हर एक नदी का आज मैं ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, आप लेखपाल हो, पुलिस हो, एसआई हो, यूपी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, वीडियो वीडियो, सबका वीडियो हमने बना दिया है यहीं पे, समझ लीजिए। चाहे जो वीडियो हो, सबका वीडियो इसी क्लास में है। इस क्लास को आप देख लेंगे। कोई भी मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई भी आप प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, कोई प्रीवियस ईयर देख लीजिए, छोटा मोटा ही नहीं, आप पीसीएस का भी देख लीजिए। अगर मेरी क्लास से बाहर का सवाल हो तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिएगा, मैं उसका हल करूंगा और अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। वैसे आप संतुष्ट हो जाएंगे हमारी क्लास से अगर अंत तक बने रहेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग डाल दीजिए उत्तर प्रदेश की नदियां। एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए, मानचित्र में जो मैंने बनाया है वही बातें मैंने इधर लिख दिया है संक्षिप्त में, आप देख सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, ये एक एब्रावेशन है, ये आपका संक्षिप्त रूप है। अब मैं एक एक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपने डाला उत्तर प्रदेश की नदियां। अब मैं जो बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास उतना स्पेस नहीं है लिखने के लिए, जो बोल रहा हूं लिखिए। उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 गढ़ों में विभाजित करते हैं या 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला, हिमालयी नदियां। वे नदियां जो हिमालय से होकर आती हैं हिमालयी नदियां कहलाती हैं, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, आपका गंडक, फिर आपका आ जाता है घाघरा, फिर इसके बाद शारदा, काली। ये जो भी नदियां थी ये हिमालयी नदियां हैं, आप लिख लीजिए। दूसरी, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, डाल दीजिए हेडिंग प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में वो नदियां जो प्रायद्वीपीय भारत से बहते हुए, क्योंकि उत्तरी प्रायद्वीपीय भारत का ढाल आपको पता है, जैसे मालवा का पठार है, विंध्याचल श्रेणी है, इसके बाद का जो पठार है इसका ढाल उत्तर की ओर है, अर्थात उत्तर प्रदेश की ओर है। तो यहां से भी कुछ नदियां आती हैं, वो लिखिए आप। कौन है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन। लिख लिया? आगे लिखिए। तीसरा भाग जो हमने बांटा था भाई, 2 भाग बांटे। पहले पहले हिमालयी बताया, प्रायद्वीपीय बताया। तीसरा भाग लिखिए तराई का क्षेत्र, अर्थात जो हिमालय के नीचे का हिस्सा पाया जाता है ये वाला, यानी जो पहाड़ जहां पे नहीं हुए, अर्थात मैदानी भाग से निकलने वाली नदियां। तो हम वो मैदानी भाग से निकलने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं, जिनमें प्रमुख हैं गोमती नदी, आप लिख रहे हैं ना, गोमती नदी, उसके बाद सई नदी आदि। ठीक, ये तो हमने 3 गढ़ों में बांटा है, ठीक है? अब हम आगे चर्चा करते हैं एक एक करके, एक एक नदी के बारे में। आगे के आप एक लाइन लिखिए, अब एक नोट बना के लिखिए। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी गंगा नदी है। गंगा नदी में समस्त नदियां उत्तर प्रदेश की जो भी हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गंगा में मिल जाती हैं, गंगा में इनका मिलन होता है। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। कोई नदी डायरेक्ट मतलब मिल जाती है गंगा में,
कोई शाखा के रूप में किसी दूसरे से हेल्प लेते हुए तब मिलती है जाके। ठीक है, फिर आगे एक नोट बना के और लिखिए, उत्तर प्रदेश की 3 नदियां जो गंगा से नहीं मिलती हैं, मतलब गंगा से यूपी में नहीं मिलती हैं, ये थोड़ा करेक्ट करिए, गंगा से यूपी में नहीं मिलती हैं, वो कौन कौन सी नदियां हैं 3? पहली गंडक नदी, हालांकि ये यहाँ का भाग नहीं है इसलिए मैं इसको ज्यादा भी बताऊंगा नहीं। गंडक नदी आप लिख लीजिए, यूपी बिहार बॉर्डर पर बहती है और आगे जाकर के छपरा में मिल जाती है गंगा से। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। गंडक के बाद दूसरा सोन नदी, लिखा आपने, सोन नदी, सोन नदी हो गया। इसके बाद सोन नदी के बाद तीसरी है घाघरा, यानी घाघरा, गंडक और सोन। सोन नदी आपकी ये रही, ये नहीं मिलती है। आपकी ये जो घाघरा है, घाघरा नहीं मिलती है, घाघरा छपरा में मिलती है। ठीक, छपरा से थोड़ा सा पहले। गंडक, गंडक भी छपरा में ही मिलती है, थोड़ा सा पहले, छपरा से थोड़ा पहले गंडक, और गंडक से थोड़ा सा पहले आपको ये मिल जाती है कौन सी, घाघरा। ये तो कुछ फैक्ट थे। अब हम एक एक करके नदियों के बारे में पढ़ेंगे, तो आप अब डालेंगे, कंटिन्यू लिखते रहिए, आपको हाथ चलाना है बस, और मेरे सामने मैप पे देखते रहना है, जितना मैं बताऊंगा यहां पर आपको लिखाऊंगा। गंडक नदी, अब सबसे पहले डालना है आपको गंगा नदी। ठीक है, आप डालिए उत्तर प्रदेश की नदियां, हेडिंग डाल दीजिए गंडक नदी, गंगा नदी। पहले लिख लीजिए गंगा नदी के कुछ 2-4 विशेष नाम हैं, वो भी लिख लीजिए। गंगा नदी के अन्य नाम लिखिए, भागीरथी, पद्मा, फिर पद्मा के बाद जाह्नवी, ये सब आपको यहां पे लिखा है मैंने, आप देख सकते हैं, पद्मा, भागीरथी, पद्मा, जाह्नवी। फिर एक आती है देव नदी, बहुत पवित्र है इसलिए देव नदी। इसके बाद एक और है सुरसरी, सुरसरी है, तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक, मैं आपको मार्कर ले लूं ताकि इंडिकेट करता रहूंगा। ये रहा भागीरथी, पद्मा, सुरसरी, जाह्नवी, देव नदी। ठीक, अब बात करते हैं गंगा कहां से निकलती है, उद्गम क्या है। तो मैं गंगा नदी को, सिर्फ गंगा नदी को उतना डिटेल में यहां नहीं बताऊंगा, आपको डिटेल वीडियो गंगा नदी का देखना है। आप इंडियन ज्योग्राफी प्लेलिस्ट पढ़ी है, आप वहां से देख सकते हैं, इंडियन ज्योग्राफी फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्लेलिस्ट में जाइए, गंगा नदी तंत्र उठाइए, आपको वहां पे मैंने कितने प्रयाग बनते हैं, 5 प्रयाग, गंगा कहां से निकलती है, सारा कुछ डिटेल में बताया। यहां पे बस ओवरव्यू दूंगा, आप लिख लीजिए। ठीक, गंगा का उद्गम लिखिए। गंगा का उद्गम कहां होता है, उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के पास केदारनाथ, आप सभी लोग जानते हैं बाबा भोलेनाथ के पास गंगोत्री ग्लेशियर के समीप गोमुख नामक झील से उद्गम होता है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप लिख लीजिए। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में केदारनाथ के पास गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। फिर आगे लिखिए, उत्तर प्रदेश में ये कहां से एंट्री करती है, तो उत्तर प्रदेश में ये आपकी बिजनौर से प्रवेश करती है। आप ये देखेंगे, बिजनौर, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है। इसके बाद बाहर कहां पे होती है, तो ये है आपकी गंगा नदी, ये रही आपकी गंगा, ये जगह है हमारी बिजनौर। ठीक, बिजनौर से प्रवेश करती है और यहां जाकर के बिहार में जो है, उत्तर प्रदेश का अंतिम जिला कौन सा है जहां गंगा यूपी में बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बलिया। आपको याद रखना है, बिजनौर से लेकर बलिया तक उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसके पश्चात बिहार के छपरा में प्रवेश कर जाती है। बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे लिखेंगे आप लोग। अब इसकी सहायक नदियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? इसकी सहायक नदियां मैं 2 भागों में बांटकर लिखाता हूं आपको, एक बाएं तट पर मिलने वाली, एक दाएं तट पर मिलने वाली। ठीक, या आप उत्तर की ओर से मिलने वाली,
दक्षिण की ओर से मिलने वाली, आप लिख लीजिए। हालांकि अब ये जैसे आप अभी सवाल करते भागीरथी वगैरह, मैं पूरा डिटेल्ड वीडियो गंगा पे मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप देखिए जा करके, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा उसमें कि आपको नॉलेज मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यू। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां या बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, हेडिंग डाल दीजिए पहली, रामगंगा। रामगंगा में नदी कहां से निकलती है? रामगंगा ये नहीं आपकी रामगंगा उत्तराखंड जिले में, आप देख पा रहे हो दूधा तोली, ये लिखा है दूधा, दूधा तोली नामक जगह एक स्थान है, वहां से इसका उद्गम होता है, दूधा तोली से उद्गम होता है। और यूपी में कहां पे इसका मतलब विलय होता है, यानी कहां पर ये गंगा में मिलती है, तो यहां पर एक जगह है जो है यूपी में रामगंगा के लिए, जिसका नाम है कालगढ़ बिजनौर। यहां पे भी ये देखोगे आप रामगंगा बिजनौर, आपका ये पूरा इतना क्षेत्र बिजनौर में फैला हुआ है, जिसमें रामगंगा जो है, रामगंगा भी बिजनौर जिले के कालगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है, मतलब यूपी में प्रवेश करती है, और गंगा भी यूपी में बिजनौर से ही प्रवेश करती है। बस इसके लिए एक स्पेशल जगह है, आप ये देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है कालगढ़ बिजनौर में प्रवेश करती है। तत्पश्चात ये आगे चलती है और कानपुर के समीप कन्नौज है, कन्नौज में गंगा से मिल जाती है, ये रहा आपका कन्नौज, तो ये कन्नौज में विलय हो जाता है। आप सारी बातें मेरी लिखते रहिएगा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, छूट जाता है वीडियो पीछे करके जाइए, लिखिए। आगे लिखते हैं हम लोग, रामगंगा के बाद आपकी हो गई गोमती नदी। गोमती नदी के बारे में आपने सुना होगा, अभी मैंने बताया है, न यह हिमालय से आती है न प्रायद्वीपीय भारत से, ये तराई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है। पीलीभीत जिले में कहां से, जिले से नहीं निकलती, जिले में एक जगह है फुल्लहर झील, फुल्लहर झील से निकलती है गोमती नदी, ये ऊपर से नहीं निकलती, यहां से निकलती है, फुल्लहर झील से निकलती है। ठीक है, और आप देख पा रहे हैं इसके बाद ये कहां पे मिलती है गोमती, तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश में बनारस के पास एक शहर है गाजीपुर, गाजीपुर में एक जगह है कैथी, कैथी में जाकर के, ये जगह नहीं कैथी आपकी, कैथी, कैथी में जाकर के यहां से गोमती चलती है और कैथी में गंगा नदी से बाएं तट पर मिल जाती है। ठीक है, तो मैं यहां पे दिखा देता हूं आपको, पीलीभीत से उद्गम होता है, कैथी में गाजीपुर से मिलन हो जाता है। गोमती की एक सहायक नदी भी है सई नदी, गोमती की एक सहायक नदी है सई नदी, तो यहां पे हेल्प करती है इसकी, ये भी आप लिख लेंगे। ठीक है, गोमती की सहायक नदी है सई नदी। हाँ, एक सवाल छूट गया है, आपसे पूछ लिया जाता है रामगंगा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो जैसे हालांकि आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भूल भी जाते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद कर लीजिए रामगंगा के ही तट पर बरेली, मुरादाबाद जैसे शहर स्थित हैं। ठीक है, यहां पर बरेली, मुरादाबाद आप लिख लेंगे। ठीक है, बरेली और मुरादाबाद। आगे आप देखेंगे गोमती नदी, आप सभी को पता होगा हमारी राजधानी जो है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, गोमती नदी के तट पर ही स्थित है। ठीक है, और भी हैं जौनपुर, सुल्तानपुर जैसे शहर इसी गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो हमने गोमती नदी के बारे में पढ़ लिया। आगे बात करते हैं घाघरा नदी के बारे में। ये है हमारी घाघरा, घाघरा नदी का उद्गम कहां से होता है, पहले आप ये समझिए। चीन में एक ग्लेशियर है, कौन सा है? मापचा चुंगो ग्लेशियर, नाम थोड़ा जटिल है, चाइना वालों का नाम ऐसा ही होता है, मापचा चुंगो ग्लेशियर। मैं थोड़ा सा ऊपर रफ कर दूं, ऊपर का आप लोग लिख चुके होंगे, ताकि मेरे को लिखने में समझाने में थोड़ा हेल्प मिलेगी। जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं लिया था वो पीछे जाकर के स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलिए, हम आपको बता रहे थे कहां से निकलती है, मापचा चुंगो, मापचा चुंगो
मापचा चुंगो ग्लेशियर है आपका तिब्बत में, ठीक है, ये यहां से निकलती है, यहाँ पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंगो। मापचा चुंगो कहाँ पे है? तिब्बत के पठार से निकलती है। प्लस इसके बाद क्या होता है, इसका उद्गम है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते समय लखीमपुर और बहराइच की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अर्थात इधर है लखीमपुर खीरी, इधर है बहराइच। आपको मैंने पढ़ाया है उत्तर प्रदेश राजनैतिक के वीडियो में, सारे जिला बॉर्डर के आप देख सकते हैं वहां जाकर, ठीक है। उसी बॉर्डर पे लखीमपुर और बहराइच की बॉर्डर पर बहते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। और इसके बाद क्या होता है, यूपी में प्रवेश करने के बाद जब ये फैजाबाद पहुंचती है, याद करिए मैंने कहा जब ये फैजाबाद पहुंचती है तो फैजाबाद में नाम बदल जाता है। क्या घाघरा नदी की बात चल रही है, ये रहे घाघरा नदी, घाघरा की बात चल रही है। तो घाघरा नदी जब आपकी पहुंचती है फैजाबाद, फैजाबाद में इसका नाम बदल जाता है, सरयू के नाम से हो जाती है। जय रघुनंदन जय सिया राम, अवध के सरयू जय सिया राम, ठीक। तो सरयू नदी के नाम से हो जाती है। फिर आप जानते हैं अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपने जान लिया बात। इसके बाद छपरा में गंगा में विलय हो जाती है। ये जब आगे यहाँ में बढ़ी ये घाघरा, इसके बाद यहाँ पे सरयू बन चुकी, पीछे आगे निकल गई बिहार में, बलिया को क्रॉस करी यूपी में और छपरा पहुंच गई, छपरा में गंगा से मिल गई। इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो ये आपने तो पढ़ा इसके बारे में। इसके बाद अब पढ़ते हैं इसकी सहायक नदियां। तो नंबर 1 काली नदी, काली नदी इसकी सहायक है। काली नदी में आप लिखेंगे, काली नदी कहां से निकलती है? पिथौरागढ़ के काली पानी, पिथौरागढ़ के काला पानी, पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से गौरी गंगा मिलाम ग्लेशियर से निकलती है। पिथौरागढ़ के काला पानी स्थान से गौरी गंगा मिलाम ग्लेशियर, आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा हो इसलिए मैं लिख देता हूं, गौरी गंगा प्लस मिलाम, गौरी गंगा मिलाम ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। ये उद्गम हो गया। उसके बाद यही काली नदी जो है ये जब उत्तर प्रदेश में टनकपुर में पहुंच जाती है तो टनकपुर में इसका नाम बदल जाता है, काली से शारदा हो जाता है। काली से क्या बन जाता है? शारदा। शारदा नदी कुछ नहीं है, शारदा नदी यानी काली का ही नाम है। आपको क्लियर हो गई बात, ठीक है। टनकपुर में शारदा बन जाती है। फिर पीलीभीत नेपाल की सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, पीलीभीत जिला है आपका और प्लस नेपाल की सीमा। अगर भारत के स्तर पर देखोगे तो भारत और नेपाल की सीमा बनाती है कौन सी नदी? काली नदी। लेकिन यहां पर उत्तर प्रदेश के पर्पज से देखोगे तो पीलीभीत जिला है और ऊपर नेपाल है, इन दोनों की बॉर्डर बनाती है काली नदी। टनकपुर में आपकी बन जाती है कौन सी नदी? शारदा। और इसके बाद क्या होता है कि सीमा बनाते हुए पीलीभीत और नेपाल की सीमा जब बन रही है, नेपाल सीमा बनाते हुए यूपी में प्रवेश और प्लस बसरा, सीतापुर के पास एक जगह है बसरा, मैं लिख देता हूं यहां पर बसरा, हालांकि मैप में भी लिखा होगा, ये रहा बसरा सीतापुर, बसरा सीतापुर के पास ये रही काली नदी घाघरा में मिल जाती है। क्लियर हो गई बात। अगली हेडिंग डाल दीजिए आप राप्ती नदी। राप्ती नदी आप डालोगे तो आपको पता होगा कि गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे ही है, ठीक है। नहीं पता है तो आप लिख लीजिए, गोरखपुर किस नदी के किनारे है? राप्ती नदी के किनारे है। तो आप यहां पे मैं लिख रहा हूं राप्ती के बारे में। राप्ती नदी जो है नेपाल के रूकमकोट से निकलती है, रूकमकोट नामक एक हिमनद है, वहां से निकलती है नेपाल के रूकमकोट से, ठीक है। राप्ती नदी नेपाल से निकलती है यार, ठीक है, नेपाल से निकलती है, रूकमकोट नामक स्थान से निकलती है। और इसके बाद क्या होता है, रूकमकोट से स्थित होती है। रूकमकोट कहाँ है? नेपाल में धौलाधार श्रेणियां हैं, आपको पता है, धौलाधार, मकालू, मनसालू, ये सारी मैंने श्रेणियां पढ़ाई हैं। आपने अगर नहीं पढ़ी है, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, पीछे हमारी प्लेलिस्ट में देखिए जाके, सारे वीडियोस पढ़े हैं, ठीक।
रूकमकोट के उद्गम स्थल धौलाधार श्रेणी से निकलती है। धौलाधार कह लीजिए, धौलागिरी श्रेणी है जो आपकी है, तो वहां से निकलती है। ठीक है, कंचनजंगा के बगल में। रूकमकोट कहाँ है? धौलाधार श्रेणी पर, धौलाधार श्रेणी पर। ठीक, या धौलागिरी भी कह सकते हैं, कहीं कहीं धौलागिरी भी मिलेगा, धौलागिरी। ठीक, धौलागिरी श्रेणी से निकलती है। राप्ती नदी की एक सहायक नदी भी है, रोहिणी। राप्ती की एक सहायक नदी है रोहिणी नदी। और उसके बाद गोरखपुर में राप्ती नदी गंगा में विलय हो जाती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो आपने पढ़ लिया राप्ती नदी के बारे में। सॉरी, राप्ती नदी घाघरा में विलय हो जाती है। मैं क्या बता रहा हूं, करेक्ट कर लीजिएगा। राप्ती नदी घाघरा में मिल जाती है। और घाघरा कहां पे मिलती है? आपको बताया अभी, छपरा में मिलती है। क्लियर? ठीक है, राप्ती नदी के बारे में हमने जानकारी ले ली। अब डालेंगे हम लोग, देखिए गंडक भी है, लेकिन गंडक जो है ना, ये बॉर्डर पे बहती है, उत्तर प्रदेश बिहार बॉर्डर पे। तो ये इंडिया लेवल पे चर्चा करेंगे, और चर्चा हम कर चुके हैं। आप पीछे वीडियो देखिए जाके, अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है गंडक के बारे में, कोसी के बारे में, ठीक है, महानंदा के बारे में। तो आप वहां पढ़िएगा, मैं पढ़ा चुका हूं, आप जाइए पीछे देखिए। अब हम पढ़ेंगे दाहिने तट से आकर मिलने वाली। तो आप लिखिए, दाहिने तट से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं? लिखते जाइए। दाहिने तट से मिलने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी और सबसे महत्वपूर्ण नदी यमुना है। ठीक, यमुना है। इसके बाद यमुना की भी सहायक है, जो कि गंगा की हेल्प करती हैं आगे जाकर के अप्रत्यक्ष रूप से। कौन सी है? चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोंस, सोन। समझ गए आप? ये दक्षिण से मिलने वाली है, दाईं तरफ से मिलने वाली है। हेडिंग डाल दीजिए यमुना नदी। मैं इतना रफ कर दूं, लिखिए आप यमुना। तो यमुना का उद्गम स्थल आप लिखिए। यमुना नदी उत्तराखंड में बंदरपुंछ चोटी से निकलती है। उत्तराखंड में बंदरपुंछ जो एक चोटी है आपकी, इसके पश्चिमी ढाल से हालांकि निकलती है। ठीक, यहां पे आप देखेंगे बंदरपुंछ के पश्चिमी ढाल से निकलती है कौन सी? यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। कहां से? उत्तर प्रदेश में। आपको पता होगा यमुना नदी कहां से प्रवेश करेगी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में एक जगह है फैजाबाद, याद रखिएगा, ये सरयू जी वाला फैजाबाद नहीं है। सहारनपुर में एक जगह है, उसका नाम है फैजाबाद। यहां पे है वो जगह फैजाबाद। थोड़ा सा रफ कर दूं, स्पेस बना लूं। ठीक, अब हो गई जगह। तो आप देखिए, मैंने बताया यमुना नदी कहां से निकलती है। ये आपका सहारनपुर है मान लीजिए, तो यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है फैजाबाद। फैजाबाद, फैजाबाद सहारनपुर। फैजाबाद के सहारनपुर से निकलती है और इसके बाद हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पर बहती है। हालांकि दिल्ली के भी बॉर्डर पर बहती है, लेकिन दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य की अगर बात करें तो राज्य में हरियाणा राज्य के साथ सीमा बनाती है यमुना नदी। तत्पश्चात ये क्या होता है, आगे बह जाती है, अपने पूर्व की तरफ रुख कर लेती है। ठीक, तो इसकी भी सहायक नदियां हैं। यमुना नदी की सहायक नदियों की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली नदी की अगर चर्चा करें, यमुना के भी बाएं तट से और दाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं। तो लिखिए, यमुना के बाएं तट से मिलने वाली नदियां तथा दाएं तट से मिलने वाली नदियां। तो पहले हेडिंग डालेंगे यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली नदी। एकमात्र नदी है हिंडन नदी। आप देख पा रहे हैं, ये रहा हिंडन नदी। हिंडन नदी कहां से निकलती है? सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी से निकलती है। आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। शिवालिक पहाड़ी ना दिख पा रहा हूं, मैं लिख देता हूं, शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी कहां है? सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ी। शिवालिक पहाड़ी से निकलने के बाद नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में यमुना से मिल जाती है। अब आप डालेंगे दाहिने तट की नदियां। जस्ट मिनट, कुछ आवाज आ रही है। ओके, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखेंगे कि
हाँ, अब दाएं तट से मिलने वाली, दाएं तट से मिलने वाली नदियों में सबसे प्रमुख है आपकी चंबल नदी। आप हेडिंग डाल दीजिए अब, चंबल नदी। चंबल नदी कहां से निकलती है? आप देखेंगे मध्य प्रदेश में एक जगह है, जिला है महू। मध्य प्रदेश के महू से जिले से एक पहाड़ी है जिसका नाम है जाना पाओ पहाड़ी या जगन्नाथ पहाड़ी। महू में है जाना पाओ या कहीं कहीं लिखा रहता है जगन्नाथ पहाड़ी। जाना पाओ पहाड़ी आपको ज्यादातर मिलेगा। जगन्नाथ पहाड़ी या जाना पाओ पहाड़ी से निकलती है, और आपको पता है चंबल के पठार से चंबल घाटी से होते हुए मालवा पठार होते हुए पहले राजस्थान में प्रवेश करेगी। राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश में सीमा बनाते हुए आप ये देखोगे, उत्तर प्रदेश में किसकी सीमा बनाती है? इटावा की सीमा बनाती है। इटावा के साथ साथ बहते हुए जो है आगरा और इटावा का बॉर्डर, आगरा इधर है, इटावा इधर है, बॉर्डर पे बहते हुए इटावा से 40 किलोमीटर दूर औरैया के मुरादगंज में मिलती है। औरैया के मुरादगंज, मैं यहां पे लिख देता हूं मुरादगंज, औरैया के मुरादगंज में मिल जाती है। किससे? यमुना से। ठीक, दूसरी नदी। अब इसके यहां कुछ सहायक भी नदियां हैं चंबल की, जैसे छिपरा, आप यहां पे देख पा रहे होंगे, लिखा होगा, ये रही सहायक नदियां, छिपरा, पार्वती, बनास, काली, सिंध। छिपरा, पार्वती, बनास, काली, सिंध। अगली नदी है आपकी जो सहायक नदी है, केन नदी भी इसकी सहायक है। केन के बाद आप लिखोगे अगली टोंस, टोंस भी लिख लीजिए। तो टोंस नदी जो आपकी सहायक नदी है, टोंस नदी, टोंस कहां से निकलती है? टोंस मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है तापस कुंड, रफ करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में एक जिला है जिसका पहाड़ी है तापस कुंड। तापस कुंड हालांकि एक झील टाइप की है, तापस कुंड झील से निकलती है। मध्य प्रदेश में एक तापस कुंड नामक झील है, वहां से निकलती है। या तापस कुंड से निकलने के बाद कहां पे मिल जाती है? आप देख पा रहे होंगे टोंस नदी प्रयाग जो है, प्रयागराज में नहीं मिलती गंगा से, डायरेक्ट गंगा से टोंस मिलती है, लेकिन प्रयागराज के पास एक जगह है जिसका नाम है सिरसा। आप ये देख पा रहे हैं सिरसा, प्रयागराज में सिरसा से मिल जाती है। सिरसा में, अरे यार, सिरसा में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे ये भी हो गया। इसके बाद बेतवा की बात कर लेते हैं। बेतवा का संस्कृत में एक अर्थ होता है जिसका नाम होता है वेत्रवर्णी। मैं यहां से लिख देता हूं वेत्रवर्णी। ये बात किसकी चल रही है? बेतवा नदी की। ठीक, इसकी बात चल रही है। हमने इसको पढ़ लिया, इसको पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। बेतवा की अगर हम बात करते हैं तो बेतवा का संस्कृत में अर्थ होता है वेत्रवर्णी। ठीक है, बेतवा नदी पर कुछ बांध बने हैं, माता टीला और राजघाट। बेतवा ही है, हिंदी में बेतवा कहते हैं, इंग्लिश में वेत्रवर्णी ना। माता टीला और राजघाट, ये दो बांध बने हैं बेतवा पर। हालांकि एक है केन बेतवा लिंक परियोजना, मैं पढ़ाया हूं, आप पीछे देखिए जाके, जो झीलें पढ़ाई हैं वहां पर और बांध पढ़ाए हैं वहां पर पढ़ाया है। ठीक, तो माता टीला राजघाट, ये दो बांध हैं। जो आपका राजघाट है ये पड़ता है ललितपुर में, ललितपुर आप लिख लेंगे। माता टीला झांसी में पड़ता है। अभी हाल ही में माता टीला का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई बांध कर दिया गया है, तो आप ये लिख देंगे ये झांसी में है, बाकी आप लिख लेंगे इसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई नाम कर दिया है। ठीक, इसके बाद एक और नदी है केन नदी। केन नदी कहां से निकलती है? केन नदी कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से, यहाँ पे है भांडेर और कैमूर, विंध्याचल पर्वत श्रेणी की दो पूर्वी पहाड़ियां हैं, जिसमें कैमूर के उत्तरी ढाल से केन नदी निकलती है। और केन नदी यहां से निकलने के बाद एक जगह है भोजहा, ये आपकी केन है, कैमूर पहाड़ी के उत्तरी ढाल से निकलने के बाद
उत्तर प्रदेश में बांदा जिले के पास, बांदा जिले के पास भोजहा के नामक स्थान पर मिल जाती है। भोजहा, भोजहा नामक स्थान पर, ये रहा आपका, मैप में भी आप देख सकते हैं, ये रहा भोजहा नामक स्थान पर। ये सब हो चुका है आपका, ठीक। अब इसके बाद केन हो गया आपका। बेतवा के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं। बेतवा कहाँ पे मिलती है, हमने बताया नहीं आपको कहाँ पे मिलती है, हमीरपुर में मिल जाती है, ठीक। तो बेतवा नदी कहाँ मिलती है, हमीरपुर। और ये किससे मिल रही है, ये यमुना से मिल रही है। जो आपकी केन है ये भी यमुना से ही मिलती है। टोंस के बाद से डायरेक्ट मिलने लगती हैं। टोंस डायरेक्ट मिलती है यूपी में, सिरसा में। सोन कहाँ मिलती है, अब सोन की बात बची है, सोन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या। लिखिए, सोन नदी देखिए अमरकंटक के पठार से निकलती है। सोन नदी आपको पता होगा सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित सबसे पूर्वी चोटी सतपुड़ा की कौन सी है, अमरकंटक का पठार है। अमरकंटक की चोटी से दो नदियां निकलती हैं बहुत प्रमुख, एक नर्मदा, एक सोन। नर्मदा भ्रंश घाटी में चली जाती है, इसके लिए आप विशेष वीडियो पीछे देखिए, प्लेलिस्ट में पढ़ा है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, ठीक। इसकी बात करते हैं हम लोग। तो नर्मदा कहाँ से, नर्मदा के बाद नहीं, टोंस, सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए मध्य प्रदेश में बहने के बाद उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, मगर यह उत्तर प्रदेश में गंगा से प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है। यह कहाँ मिलती है, यह बिहार में जाकर के गंगा से मिलती है, ठीक। लिख लीजिए, सोन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। रिहंद सोन की सहायक नदी है, यह उत्तर प्रदेश में ही बहती है। सारी बात आप लिखिए, रिहंद नदी उत्तर प्रदेश में ही बहती है और यह सोनभद्र में, आप ये देख पा रहे हैं यहां पर, सोनभद्र में सोन नदी से मिल जाती है। रिहंद नदी पर ही भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील बनी है, यहां पर बॉर्डर पर, जिसका नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। यह सब पीछे मैंने पढ़ाया है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, मानव निर्मित झील सबसे बड़ी हो गई। सोन नदी अब जो है रिहंद से निकलती है, आपको सब बता दिया है। रिहंद, इसकी सहायक नदियां एक और भी है, गोपद नदी। सोन की दो सहायक नदियां हैं, एक तो रिहंद है और रिहंद के बाद एक है आपकी गोपद, ठीक। ये तो बता ही दिया। अमरकंटक पठार पे शेषाकुंड नामक झील से निकलती है, ये भी लिख लीजिए। सोन जो है शेषाकुंड नामक झील से निकलती है, अमरकंटक के पठार पर ही ये झील स्थित है, शेषाकुंड, ठीक। तो ये रहा, हमने आपकी नदियां लगभग सारी कंप्लीट कर ली। आपने एक बार लास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक। तो हमने नदियां कंप्लीट कर दी। अगर आप वास्तव में एक सहनशील, कर्मठ, जुझारू और सीरियस विद्यार्थी होंगे तो आपको ये क्लास जो मैंने पढ़ाई है आज, ये जो पढ़ाया है, आपको मजा बहुत आया होगा। आपको लगा होगा कि हाँ, ये इस कंटेंट में दम है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, हमारे लिए सामने कोई भी जो भी है, आपका छोटा भाई या मित्र जो भी है, आपके लिए अगर इतनी मेहनत करता है तो ये आपका एक थोड़ा सा नैतिक कर्तव्य बनता है कि आप उसका सपोर्ट करें, सहयोग करें। सहयोग में आपको करना क्या है, हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं ना भैया, पैसा नहीं चाहिए। इस वीडियो को बस हमारे उस गरीब से गरीब भाई तक पहुंचाना है जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन फीस नहीं जमा कर पाता है। यही बीड़ा हम लोगों ने उठाया था, मैंने उठाया है, मैंने आगे कदम बढ़ा दिया है। साथ आपका चाहिए, अगर आपका साथ मिलेगा तो हम लोग जरूर इतिहास रचेंगे, कन्फर्म है रचेंगे, जरूर इतिहास रचेंगे। बस आपका सहयोग चाहिए। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझेंगे।
जैसे भी आपको क्लास लगती है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।